क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे मशहूर जासूस शेरलॉक होम्स को भी कभी हार माननी पड़ी थी, और वो भी एक महिला के सामने। आज मैं आपको लेकर चलूंगा ए स्कैंडल इन बोहेमिया की रोमांचक दुनिया में, जहां शेरलॉक होम्स और इरेने एडलर के बीच एक ऐसा मुकाबला होता है जिसे इतिहास कभी नहीं भूल सकता। तो जुड़िए मेरे साथ इस दिमागी खेल और रहस्य से भरी कहानी में, जहां हर मोड़ आपको हैरान कर देगा। बोहेमिया का स्कैंडल। खंड 2 वाटसन की ओर देखते हुए होम्स ने कहा, अगर तुम्हें कल दोपहर 3 बजे के बाद कॉल करना ठीक लगे तो करना। मुझे इस मुद्दे पर तुमसे बात करनी है। अगले दिन ठीक 3 बजे मैं बेकर स्ट्रीट पहुंचा, लेकिन होम्स अभी तक वापस नहीं आया था। मकान मालकिन ने बताया कि वह सुबह 8 बजे ही घर से निकल गया था। मैं नीचे अलाव के पास बैठ गया, यह तय करके कि उसका इंतजार करूंगा, चाहे वह कितना भी समय ले ले। मुझे पहले से ही इस मामले में बहुत दिलचस्पी थी। हालांकि इसमें कोई गंभीर या असुविधाजनक बातें नहीं थीं, जैसे पिछले कुछ अपराधों में थीं, लेकिन इस मामले की खासियत थी इसका स्वरूप और मुवक्किल का ऊंचा ओहदा। इसके अलावा मेरे दोस्त होम्स की जांच करने की शैली, उसकी बारीक समझ और तार्किक सोच मुझे हमेशा उसके काम के प्रति उत्साहित कर देती थी। मैं उसकी सफलताओं का इतना आदी हो चुका था कि उसकी असफलता की संभावना मुझे नामुमकिन लगती थी। लगभग 4 बजने ही वाले थे कि दरवाजा खुला। अंदर एक अजीब कपड़े पहने, सूजे हुए चेहरे वाला व्यक्ति दाखिल हुआ। वह शराब के नशे में लग रहा था और दूल्हे का लिबास पहने हुए था। हालांकि मैं होम्स की रूप बदलने की कला से परिचित था, लेकिन फिर भी मुझे 3 बार गौर से देखने के बाद समझ आया कि वह मेरा ही दोस्त होम्स था। मुझे अभिवादन करके वह सीधा अपने कमरे में चला गया। 5 मिनट बाद वह वापस आया, अब सम्मानजनक ट्वीड सूट पहने हुए। होम्स ने अपने हाथ जेब में डाले, अलाव के सामने पैर लंबे किए और कुछ पल के लिए खुलकर हंसा। क्या हुआ? मैंने पूछा। वह बोला, सच में यार, ये बहुत मजेदार है। उसकी हंसी फिर से फूट पड़ी। वह इतना हंसा कि उसकी आवाज रुक गई। वह कुर्सी पर बैठ गया और तब तक हंसता रहा जब तक कि पूरी तरह से असहाय नहीं हो गया। मैंने फिर पूछा, आखिर ऐसा क्या हुआ? उसने खुद को संभालते हुए कहा, तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि आज सुबह मैंने क्या किया और अभी मैं कहां से लौट कर आया हूं। मैंने जवाब दिया, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम मिस इरेन एडलर की हरकतों पर नजर रख रहे होंगे और शायद उसके घर पर भी। निस्संदेह। लेकिन अनुक्रम काफी असामान्य था। हालांकि मैं तुम्हें बताता हूँ, आज सुबह लगभग 8 बजे मैं दूल्हे के लिबास में काम के लिए घर से निकल गया। इस लिबास में घुड़सवारों और फ्रीमेसनरी के लोगों की काफी सहानुभूति रहती है। बस उनके जैसा कोई मिल जाए और फिर आप उनके बारे में सब कुछ जान सकते हो जो आप जानना चाहते हैं। जल्द ही मुझे ब्रियोनी लॉज मिल गया। वह बिजौ विला ही था, जिसके पीछे की तरफ बगीचा था, मगर वह सड़क के काफी सामने तक बना हुआ था और 2 मंजिला था। दरवाजे पर एक बड़ा ताला लगा था। दाईं तरफ बैठक के बड़े कमरे थे जो अच्छी तरह से सुसज्जित थे। वहां लंबी खिड़कियां थीं जो लगभग मंजिल तक पहुंचती थीं और उन पर लगी चटकनियां ऐसी थीं कि बच्चे भी आसानी से खोल सकें। पीछे की ओर कुछ उल्लेखनीय नहीं था, लेकिन ध्यान रखना कि वहां से निकलने वाली खिड़की तक कोच के घर की छत से पहुंचा जा सकता था। मैं इसके चारों ओर घूमा और हर दृष्टिकोण से इसकी जांच की, मगर कुछ भी रुचिकर नहीं लगा। मैं फिर सड़क पर उतर गया और जैसा कि मुझे उम्मीद थी, एक लेन में एक म्यूज था जो बगीचे की एक दीवार से नीचे की ओर था। मैंने घुड़सवारों के घोड़ों को रगड़ने में मदद की और बदले में मुझे 2 पेंस, आधा गिलास मदिरा, शग तंबाकू के 2 कश और मिस एडलर के बारे में जितनी जानकारी चाहिए थी वह सब मिल गई। मुझे उनसे यह भी पता चला कि उनके आसपास की कुछ बातें आधा दर्जन से अधिक लोगों को न बताने की हिदायत मिली है। उनमें से कुछ बातों में मेरी खास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन इस दौरान मुझे कई अन्य बातें मजबूरन सुननी पड़ी। और इरेन एडलर का क्या? खूब मैंने पूछा। ओह, उसने तो यहाँ के सभी पुरुषों को अपना शिकार बना रखा है। इस घर पर टोपी के अंदर रहने वाली वह सबसे डरावनी चीज है, यह चालक घुड़सालों के आदमी का कहना था। वह चुपचाप रहती है, संगीत कार्यक्रमों में गाती है, हर दिन 5 बजे बाहर निकलती है और ठीक 7 बजे रात के खाने के लिए घर आ जाती है। गाने के अलावा शायद ही वह कभी घर से बाहर जाती हो। केवल एक ही पुरुष आगंतुक है, लेकिन उससे उसका व्यवहार काफी अच्छा है। वह गहरे रंग का सुंदर आदमी है और रोजाना 1 बार तो उसे देखने आता ही है, और अक्सर 2 बार। वह है मिस्टर गॉडफ्रे नॉर्टन, जो भीतर वाले मंदिर का वकील है। यह घुड़साल के कैब चालक का भरोसा जीतने का एक और फायदा था। वह कई बार उन्हें सर्पेंटाइन म्यूज तक छोड़कर आते थे, इसलिए उनके बारे में सब जानते थे। जब मैंने वह सब सुन लिया जो मैं जानना चाहता था, तो मैं ब्रियोनी लॉज के आसपास घूमने लगा और अभियान की योजना पर विचार करने लगा। यह गॉडफ्रे नॉर्टन इस मामले में स्पष्ट रूप से बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। वह एक वकील है। यह थोड़ा चिंताजनक लगा।
उनके बीच आखिर संबंध क्या था और उसके बार बार वहां आने जाने की वजह क्या है? वह उसकी मुवक्किल है, दोस्त है या उसकी रखैल? अगर पहली बात सही है तो उसने वह चित्र उसे रखने को दे दिए होंगे, और अगर वह उसकी रखैल है तो इस बात की संभावना काफी कम है। इस सवाल पर निर्भर करता है कि मुझे ब्रियोनी लॉज में अपना काम जारी रखना चाहिए या उस सज्जन के मंदिर के कक्षों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह एक नाजुक बिंदु था और इसने मेरी पूछताछ का दायरा और बढ़ा दिया। मुझे डर है कि मैं तुम्हें इतने विवरण से उबाऊ महसूस करा रहा हूं, मगर तुम्हें मेरी इन बारीक और छोटी छोटी समस्याओं को समझना पड़ेगा अगर तुम्हें इस स्थिति को समझना है। मैंने जवाब दिया, मैं तुम्हारी बातों में बारीकी से तुम्हारा पीछा कर रहा हूं। मैं अभी भी अपने दिमाग में इस मामले को संतुलित कर रहा था कि तभी एक कैब ब्रियोनी लॉज तक पहुंची। उसमें से वही गहरे रंग का खुशमिजाज नौजवान उतरा जिसके बारे में मैंने सुना था। वह काफी जल्दी में लग रहा था। उसने गाड़ी चालक को इंतजार करने को कहा और सीधा जल्दी में उस कामवाली से जा मिला जिसने उस समय दरवाजा खोला था, और हवा के झोंके की तरह वह घर के अंदर विलुप्त हो गया। वह घर में लगभग आधा घंटा रहा और मैं बैठक के कमरे की खिड़कियों में से उसकी झलक देख पा रहा था। वह ऊपर नीचे टहल रहा था, काफी उत्साह से बात कर रहा था और बात करते हुए अपने हाथ हवा में हिला रहा था। उस महिला को मैं बिल्कुल भी नहीं देख पा रहा था। थोड़ी देर बाद वह घर से बाहर आया और अब मैं उसे पूरी तरह देख पा रहा था। वह पहले से भी ज्यादा व्याकुल लग रहा था। जैसे ही वह गाड़ी में बैठा, उसने अपनी जेब से सोने की घड़ी निकाली, समय देखा और बोला, शैतान की तरह गाड़ी चलाओ। जो फिर चिल्लाया, पहले ग्रॉस पर, फिर रीजेंट स्ट्रीट में हैंकी पर और वहां से एजवेयर रोड पर संत मोनिका के चर्च पर। लगभग आधे गिनिया का रास्ता पार करना है और वो भी केवल 20 मिनट में। वे चले गए और मैं बस सोच रहा था कि क्या यह ठीक होगा कि मुझे उनका पीछा नहीं करना चाहिए था। जब मैं ऊपर की रोड तक पहुंचा तो मुझे वहां एक छोटी सी बग्घी मिली जिसमें से एक कोचमैन अधखुला कोट पहने बैठा था। उसकी टाई उसके कान के नीचे थी और उसके दोहन के सभी टैग खुले हुए थे। वह तब तक आगे नहीं बढ़ा जब तक हाल के द्वार से उसने उसे खींच नहीं लिया। मैंने केवल एक नजर उसे देखा, मगर वह बहुत ही सुंदर युवती थी, बिल्कुल ऐसी सूरत वाली जिसके लिए कोई भी आदमी जान दे सकता था। सेंट मोनिका चर्च, जॉन, मैंने जोर से कहा, और आधा स्वायत्त तुम्हारा। अगर तुम 20 मिनट में पहुंचते हो तो यह सब देखने के लिए काफी रोमांचक था वॉटसन। मैं बस संतुलन बना रहा था कि मुझे इसके लिए इससे आगे दौड़ना चाहिए या उस बग्घी के पीछे खड़ा रहना चाहिए। जब वह कैब रोड तक आए, उस गाड़ी चालक ने 2 बार उस थोड़े से किराए को देखा जो मैंने उससे दिया था, और उससे पहले कि वह कुछ कह पाता मैंने बोल दिया, संत मोनिका का चर्च और आधा स्वायत्त तब जब तुम मुझे 20 मिनट में पहुंचा दो। अभी 12:25 हो गए थे और यह बिल्कुल साफ था कि हवा में क्या था। मेरे गाड़ीवान ने गाड़ी काफी तेजी से चलाई, इतनी तेज शायद ही मैंने कभी चलाई हो, मगर और भी लोग वहां थे। जब मैं पहुंचा, वह कैब और बग्घी दरवाजे के सामने खड़े थे। मैंने चालक को भुगतान किया और तेजी से चर्च की ओर दौड़ा। वहां एक भी ऐसा इंसान नहीं था सिवाय उनके जिनका मैं पीछा कर रहा था। वहां एक अतिरिक्त पादरी था जो शायद उन्हें समझा रहा था। वे तीनों बिल्कुल एक गांठ की तरह वेदी के सामने खड़े थे और मैं उधर उसी तरह भीतर आया जिस तरह से कोई निष्क्रिय व्यक्ति चर्च में आता हो। ऐसा लग रहा था कि उनके लाइसेंस में कुछ समस्या थी और पादरी ने बिना किसी गवाह के शादी करने से इनकार कर दिया था। अचानक मेरी उपस्थिति ने उन्हें भाग्यशाली बना दिया, क्योंकि इससे दूल्हे को सड़कों पर एक गवाह की तलाश में भटकने से बचा लिया गया। अचानक मुझे आश्चर्य हुआ कि तीनों मेरी तरफ पलट गए और गॉडफ्रे नॉर्टन जितनी तेजी से हो सकता था उतनी तेजी से मेरी तरफ दौड़कर आया। भगवान का शुक्र है, तुम करोगे। आइए आइए, वह बोला। फिर क्या? मैंने पूछा। आओ मित्र, आओ, केवल 3 मिनट शेष हैं, उसके बाद यह कानूनी नहीं होगा, वह बोला। मैं वेदी की ओर आधा खींचा गया था और इससे पहले कि मैं समझ पाता, मैंने खुद को वे शब्द दोहराते हुए पाया जो उस समय मेरे कान में कहे जा रहे थे। मैं वे क्रियाएं कर रहा था जिनके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था। मैं इरेने एडलर, एक कुंवारी कन्या, और गॉडफ्रे नॉर्टन, एक स्नातक, के मंगलमयी जीवन की कामना कर रहा था। यह सब बिल्कुल अचानक हो गया और अगले ही क्षण मैंने खुद को एक अजीब स्थिति में पाया। मेरी एक तरफ सज्जन व्यक्ति खड़े थे, दूसरी तरफ महिला लगातार मुझे धन्यवाद दे रही थी और पादरी बीच में खड़े होकर मुझे देख रहे थे। यह मेरी जिंदगी का सबसे अजीब पल था। मैं काफी निरर्थक महसूस कर रहा था और अब जब भी मैं उस क्षण को याद करता हूं तो हंसी आ जाती है। दुल्हन ने मुझे एक संप्रभु भेंट किया, मेरा मतलब है मेरी घड़ी की चेन पर धारण करने के लिए, जिससे मैं इस अवसर को सदा याद रख सकूं। यह तो एक अप्रत्याशित मोड़ था। और फिर क्या हुआ? मैंने पूछा। ठीक है, मैंने अपनी योजनाओं पर गंभीरता से ध्यान दिया। मुझे ऐसा लगा कि वे दोनों तुरंत विदा ले सकते हैं
और इसलिए मैं उनके काम को शीघ्रता से निपटाने में लग गया। हालांकि चर्च के दरवाजे पर वे अलग हो गए। वह मंदिर वापस चला गया और वह अपने घर पर। मैं हमेशा की तरह पार्क के लिए 5 बजे निकलूंगी, वह बोली और वहां से चली गई। इसके आगे मैंने और कुछ नहीं सुना। वे अलग अलग रास्तों पर चले गए और मैं अपनी दूसरी व्यवस्था करने के लिए निकल पड़ा। कौन सी व्यवस्था? कुछ ठंडे मांस और बियर का गिलास। उसने घंटी बजाते हुए जवाब दिया। मैं भोजन के बारे में सोच भी पाऊं, उससे पहले ही मैं बहुत व्यस्त था और आज शाम शायद यही हाल रहेगा। वैसे डॉक्टर, मुझे तुम्हारे सहयोग की जरूरत है। मुझे खुशी होगी। तुम्हें कानून तोड़ने पर बुरा तो नहीं लगता? थोड़ा बहुत तो नहीं? और गिरफ्तारी का डर है? एक अच्छे कारण के लिए तो नहीं। ओह, कारण उत्कृष्ट है तो मैं तुम्हारा आदमी हूं। मुझे यकीन था कि मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूं। लेकिन तुम चाहते क्या हो? जब मिसेस टर्नर यहां ट्रे लेकर आएंगी उसके बाद मैं तुम्हें यह बात स्पष्ट रूप से समझाऊंगा। अब यह कहते ही वह मकान मालकिन के दिए हुए साधारण खाने की ओर मुड़ गया। मुझे यह चर्चा इसी दौरान करनी चाहिए क्योंकि मेरे पास ज्यादा समय शेष नहीं है। अभी लगभग 5 बज रहे हैं और अगले 2 घंटों में हमें कार्रवाई की जगह पर मौजूद होना चाहिए। मिस इरेने या मैडम जो भी कहें, वह अपनी बग्घी से 7 बजे वहां पहुंचेंगी। हमें उनसे मिलने के लिए उस समय ब्रायोनी लॉज में होना चाहिए। तुम्हें यह मुझ पर छोड़ देना चाहिए। मैंने पहले ही व्यवस्था कर ली है कि आखिर क्या होने वाला है। केवल एक ही बात है जिस पर मैं जोर देना चाहूंगा। तुम्हें कोई हस्तक्षेप नहीं करना है, भले ही जो भी हो जाए। समझ गए? मुझे तटस्थ रहना है। हाँ, कुछ भी हो जाए तुम्हें कुछ नहीं करना है। शायद वहां कुछ समय के लिए थोड़ा अजीब लगे, मगर तुम्हें इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मेरे घर पहुंचते ही सब ठीक लगने लगेगा। कुछ 4-5 मिनट बाद बैठक वाले कमरे की खिड़की खुलेगी। तुम्हें उस खुली खिड़की के नजदीक खड़े होना है। हाँ, ठीक है। तुम्हें मुझ पर वहां से नजर रखनी है क्योंकि वहां से मैं तुम्हें दिख रहा होऊंगा। हाँ, और उस समय जब मैं हाथ ऊपर करूं तो तुम कमरे में वह फेंक देना जो मैंने तुम्हें दिया है और उसी समय आग लगने की गुहार लगाना। तुम केवल मेरा अनुसरण करोगे, ठीक है? पूरी तरह। यह कुछ भयानक नहीं है। उसने अपनी जेब से सिगार के आकार का बड़ा रोल निकालते हुए कहा। यह एक सामान्य प्लम्बर का धुआं रॉकेट है जिसके दोनों छोर पर टोपे लगे हुए हैं ताकि इसे स्वप्रकाशित किया जा सके। तुम्हारा काम बस इसी तक सीमित है। जब तुम आग लगने की गुहार लगाओगे तो वहां काफी लोगों की भीड़ जमा हो जाएगी। फिर तुम सड़क के दूसरे छोर तक चलकर जा सकते हो और मैं तुम्हें अगले 10 मिनटों में वहीं मिलूंगा। मुझे लगता है कि मैंने अपनी बात तुम्हें स्पष्ट रूप से समझा दी है। मुझे तटस्थ रहना है, तुम पर नजर रखने के लिए खिड़की के पास खड़े रहना है और तुम्हारे इशारे पर इसे तुम्हारी ओर फेंकना है। फिर आग लगने का शोर मचाना है और उसके बाद सड़क के दूसरे छोर पर तुम्हारा इंतजार करना है। हाँ, सही कहा। तो अब तुम पूरी तरह मुझ पर भरोसा कर सकते हो। यह बेहतरीन है। मुझे लगता है शायद यह लगभग सही समय है जब मैं नई भूमिका के लिए खुद को तैयार कर सकता हूँ। वह अपने शयन कक्ष में गायब हो गया और कुछ ही मिनटों में एक सुखद चरित्र में लौट आया। एक सरल दिमागी गैर अनुरूपवादी पादरी के रूप में। उसकी व्यापक काली टोपी, उसका बैग जैसा पतलून, उसकी सफेद टाई, उसकी सहानुभूतिपूर्ण मुस्कुराहट और उसके चेहरे से झलकती सामान्य उदार जिज्ञासा मिस्टर जॉन हरे के अकेले के रूप के बराबर हो सकती थी। होम्स ने केवल अपनी पोशाक ही नहीं बदली थी, उसकी अभिव्यक्ति, उसका व्यवहार और उसकी आत्मा भी इस नए नवेले रूप के साथ पूरी तरह बदल गए लगते थे। ऐसा लगा जैसे इस मंच ने एक उत्कृष्ट अभिनेता खो दिया था और विज्ञान ने एक गंभीर तर्कसंगत व्यक्ति खो दिया था जिस दिन वह अपराध के मामले सुलझाने का विशेषज्ञ बना था। लगभग 6:30 बजे थे जब हम बेकर स्ट्रीट से निकले। सर्पेंटाइन एवेन्यू तक पहुंचने में हमें लगभग 10 मिनट लगे। शाम हो चुकी थी और सड़क की बत्तियां अभी अभी रोशन हुई थीं। जब हम ब्रायोनी लॉज के सामने ऊपर नीचे टहल रहे थे तो वहां के निवासी की प्रतीक्षा कर रहे थे। यह घर बिल्कुल वैसा ही था जैसा शेरलॉक होम्स ने अपने संक्षिप्त विवरण में बताया था, मगर इलाका अपेक्षा से कम निजी और अधिक सार्वजनिक लगा। इसके विपरीत शांत पड़ोस की एक छोटी सड़क के कारण वह उल्लेखनीय रूप से जीवंत था। वहां कुछ कुत्सित कपड़े पहने पुरुषों का एक समूह था जो सिगरेट पी रहे थे और कोने में खड़े होकर जोर जोर से हंस रहे थे। एक सिस्सोर ग्राइंडर अपने पहिए से खेल रहा था। 2 गार्ड्स एक महिला नर्स के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे और कुछ अच्छे कपड़े पहने युवक खड़े थे जो अपने मुंह से सिगार के छल्ले बनाकर हवा में उड़ा रहे थे। जब हम इधर उधर टहल रहे थे, होम्स ने कहा, तुम देख रहे हो, इस शादी ने इस मामले को काफी सुलझा दिया है। अब वो तस्वीरें एक 2-धारी तलवार की तरह काम करेंगी। संभावना है कि वह तस्वीरें देखने से उतनी ही चिंतित होगी जितना हमारे मुवक्किल अपनी रानी के सामने इन तस्वीरों के आने से थे। मगर अब प्रश्न यह है कि आखिर हम वो तस्वीरें ढूंढेंगे कहां? अभी भी आखिर कहां? वह उन तस्वीरों को अपने साथ लेकर तो नहीं घूम सकती, होम्स ने कहा, क्योंकि वह कैबिनेट के आकार का है। यह इतना बड़ा है कि कोई महिला इसे अपने कपड़ों में छिपा नहीं सकती। वह जानती है कि राजा उसका रास्ता रोककर उसकी तलाशी करवा सकता है। इसके पहले भी 2 प्रयास किए जा चुके हैं। इसका मतलब है कि वह तस्वीरें अपने साथ लेकर नहीं घूम रही होगी।
फिर कहां? उसके बैंक कर्मी या वकील के पास। यही एक दोहरी संभावना है, मगर मुझे दोनों ही विकल्पों पर विश्वास नहीं हो रहा है। महिलाएं ज्यादातर आत्मनिर्भर होती हैं और उन्हें अपना काम अपने ही गुप्त तरीके से करना पसंद होता है। वह आखिर इसे किसी और के हवाले क्यों करेगी? वह अपने खुद के संरक्षण पर विश्वास कर सकती है, मगर वह यह नहीं कह सकती कि किसी व्यापारी पर अप्रत्यक्ष या राजनैतिक दबाव नहीं डाला जाएगा। इसके अलावा यह भी याद रखना चाहिए कि उसे इसे कुछ ही दिनों में इस्तेमाल करना है। यह वही होगा जहां वह इसे आसानी से किसी भी वक्त अपने हाथ में ले सके। मुझे पूरा विश्वास है कि यह उसके घर पर ही होगा, मगर वहां तो 2 बार चोरी हो चुकी है। शाह, वे यह नहीं जानते थे कि उन्हें आखिर क्या ढूंढना है। मगर तुम इसे आखिर कैसे देखोगे? मैं नहीं देखूंगा। फिर क्या? मैं उसे यह मुझे दिखाने को मजबूर करूंगा, मगर वह इनकार कर देगी। वह इनकार नहीं कर पाएगी। मगर मुझे बग्घी के पहियों की आवाज सुनाई दे रही है। अब जैसा कहा था वैसे ही मेरे निर्देशों का पालन करो। जैसे ही उसने कहा, वैसे ही गाड़ी की पार्श्व बत्ती का उजाला एवेन्यू के एक मोड़ पर पड़ने लगा। यह एक छोटी सुंदर लैंडो गाड़ी थी जो खड़खड़ाती हुई ब्रायोनी लॉज के दरवाजे तक पहुंच गई। जैसे ही वह रुकी, एक आवारा आदमी दौड़ता हुआ कोने से आया और दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ा, शायद कुछ पैसे पाने की उम्मीद में। मगर दूसरा आवारा आदमी जो उसी इरादे से वहां आया था ने उसे एक तरफ धकेल दिया। इस झगड़े ने जल्द ही एक बड़े बवाल का रूप ले लिया। कोने में खड़े 2 गार्ड्स ने इस झगड़े को और भड़काया, जबकि कैंची तेज करने वाला व्यक्ति भी इस मामले में कूद पड़ा। तभी जैसे ही बग्घी का दरवाजा खुला, महिला बाहर निकली और यह पूरा मामला एक नया मोड़ ले गया। भीड़ की सारी निगाहें उसकी ओर खिंच गईं। इरेने एडलर, जिसे मैं अब भी इसी नाम से पुकारूंगा, आकर्षण का केंद्र बन गई। तभी झगड़ा और बढ़ गया और वह लठ और मुठभेड़ के बीच फंस गई। होम्स तेजी से भागते हुए उस भीड़ में घुसा और महिला को बचाने की कोशिश की, मगर तभी अचानक एक चीख सुनाई दी और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसके मुंह से खून बह रहा था। उसके गिरते ही गार्ड्स और आवारा लोग भाग खड़े हुए। वे सज्जन जो अब तक इस झगड़े को दूर से देख रहे थे आगे बढ़े और महिला और घायल व्यक्ति की मदद करने लगे। इरेने एडलर जल्दी से दौड़कर अंदर पहुंची, मगर फिर वह रुक गई। वह ऊपर की ओर खड़ी हो गई और उसकी सुंदर आकृति हॉल की रोशनी में सजीव होकर सड़कों की तरफ देखती हुई बेहद मनमोहक लग रही थी। क्या इस बेचारे सज्जन व्यक्ति को बहुत चोट आई है? उसने पूछा। यह मर गया है? भीड़ में से कई लोगों ने कहा। नहीं नहीं, इसमें अभी भी सांस बाकी है। मगर अगर तुम इसे अस्पताल ले जाओगे तब तक यह मर जाएगा, एक व्यक्ति बोला। यह बहादुर आदमी है। उन लोगों ने मेरा पर्स और घड़ी चुरा ली होती अगर यह व्यक्ति न होता। देखो, यह सांस ले रहा है, महिला ने कहा। यह यहां सड़क पर पड़ा नहीं रह सकता। क्या हम इसे अंदर ले जा सकते हैं? बिल्कुल, इसे बैठक वाले कमरे में ले आओ। वहां आरामदायक सोफा है। कृपया इस रास्ते से लाएं। शांति और सावधानी के साथ उसे ब्रायोनी लॉज के भीतर लाया गया और प्रधान कक्ष में लेटाया गया, जबकि मैं अपनी जगह से खिड़की के माध्यम से अंदर हो रही हर स्थिति पर नजर रखे हुए था। लैंप जल रहे थे, लेकिन अंधेरा इतना गहराया नहीं था कि मैं काउच पर लेटे होम्स को देख न पाऊं। मुझे नहीं पता था कि वह अपनी भूमिका निभाने के लिए उस स्थिति में था या कुछ और, लेकिन इतना तय था कि मुझे अपने जीवन की सबसे बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। मैं उस सुंदर महिला को देख रहा था जिसके खिलाफ साजिश रची जा रही थी। उसकी कृपा और दयालुता जिसके साथ उसने उस घायल व्यक्ति का ख्याल रखा, दिल को छू जाने वाली थी। इसके बावजूद ये मेरे लिए बहुत बड़ा छल होता अगर मैं होम्स के बताए हुए अपने किरदार से पीछे हट जाता। मैंने अपने दिल पर पत्थर रखा और धुएं वाले रॉकेट को कोर्ट से बाहर निकाला। आखिरकार हम उसे कोई वास्तविक क्षति तो पहुंचा नहीं रहे थे, और अगर थोड़ा नुकसान भी हो तो वह किसी बड़े खतरे को टालने के लिए ही होगा। होम्स अब सोफे पर बैठा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि वह हवा की तलाश में था। तभी एक काम वाली दौड़ती हुई आई और उसने खिड़की खोल दी। उसी क्षण मैंने होम्स को हाथ उठाते हुए देखा। यह संकेत था। मैंने तुरंत रॉकेट कमरे में फेंका और आग लगी की जोरदार आवाज में चीख लगाई। मेरी आवाज सुनते ही कई लोग वहां जमा हो गए। कुछ अच्छे कपड़े पहने हुए लोग, बूढ़े बुजुर्ग, साइस, नौकर और नौकरानियां, सब आग आग चिल्लाने लगे। कमरे और खिड़की से घने धुएं का गुब्बार उठता दिख रहा था। मैंने एक झलक में लोगों को इधर उधर भागते हुए देखा। कुछ ही समय बाद मैंने होम्स की शांत और विश्वास दिलाने वाली आवाज सुनी, जिसमें वह समझा रहा था कि यह सिर्फ एक गलती से बजा आग का अलार्म था। मैं भीड़ के कोलाहल के बीच से अपना रास्ता बनाकर SDDDHK के दूसरी तरफ निकल गया और 10 मिनट बाद अपने दोस्त से गले मिलता पाया। हम कोलाहल से दूर धीरे धीरे और शांतिपूर्वक कुछ मिनट तक चलते रहे, जब तक कि एक सुनसान गली में नहीं पहुंच गए जो सीधे एजवेयर रोड की ओर जाती थी। तुमने शानदार काम किया डॉक्टर, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता था। अब सब सही है, होम्स ने टिप्पणी की। क्या तुम्हारे पास तस्वीरें हैं? मुझे पता है कि वे कहाँ हैं। और यह तुम्हें कैसे पता चला? उसने खुद दिखाया, जैसा कि मैंने कहा था वह दिखाएगी। मैं अब भी इस मामले में पूरी तरह अंधेरे में हूं। मैं इसे कोई रहस्य नहीं बनाना चाहता, होम्स ने हंसते हुए कहा। यह मामला पूरी तरह से सुलझ गया है।
तुमने देखा ही होगा कि पूरे सड़क के लोग इस योजना का हिस्सा थे। वे सभी इस शाम के लिए वचनबद्ध थे। इसका मैंने अंदाजा लगा लिया था। और फिर जब वह झगड़ा हुआ तो मेरे हाथ में लाल रंग था, जिसे मैंने अपने चेहरे पर लगाया। मैं दौड़ा और गिर गया और अपने हाथों को चेहरे पर मल लिया। इस तरह मैं बेचारा पीड़ित बन गया। यह पुरानी लेकिन आजमाई हुई चाल है। इसकी गहराई को मैं माप सकता था, मैंने कहा। फिर वे मुझे अंदर ले गए। उससे मुझे अंदर ले जाने के लिए बाध्य होना पड़ा। आखिर और क्या कर सकती थी। और उन्होंने मुझे बैठक के कमरे में लेटा दिया। यही वह कमरा था जहां मुझे शक था कि तस्वीरें होंगी। यह उसके शयन कक्ष और अन्य कमरों के बीच का स्थान था और यही जानकारी मुझे चाहिए थी। उन्होंने मुझे सोफे पर लिटा दिया और जब मैंने हवा की कमी का इशारा किया तो खिड़की खोलना उनकी मजबूरी बन गई और यहीं से तुम्हें अपना काम करने का मौका मिल गया। लेकिन इससे आखिरकार क्या हासिल हुआ? यही सब कुछ तो जरूरी था। जब एक महिला को लगता है कि उसके घर में आग लग गई है तो वह स्वभाववश सबसे पहले अपनी सबसे कीमती चीज बचाने के लिए दौड़ती है। यह आवेग का मामला होता है और मैंने इससे पहले भी इसका फायदा उठाया है। डार्लिंगटन प्रतिस्थापन घोटाले और अर्नस्वर्थ किले के व्यापार मामले में यह तकनीक मेरे लिए बहुत कारगर साबित हुई। एक शादीशुदा महिला अपने बच्चे को बचाने के लिए दौड़ी थी तो एक अविवाहित महिला ने अपने आभूषणों के बक्से को बचाने के लिए। इसी स्वाभाविक प्रतिक्रिया के आधार पर मैं जानता था कि इस मामले में वह महिला उसी चीज की ओर दौड़ेगी जो उसके पूरे घर में सबसे अधिक कीमती थी, वही तस्वीर जिसकी हमें तलाश थी। धुएं और शोर ने यह काम कर दिया। फायर अलार्म किसी के भी शांत स्वभाव को भंग कर सकता है और उसने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा मैंने सोचा था। तस्वीरें कोठरिका के पीछे एक खिसकने वाले पैनल में रखी थीं, जो बेलपुल के ठीक ऊपर था। वह तुरंत वहां पहुंची और मैंने उसे तस्वीरों तक पहुंचते देखा। उसने लगभग पैनल से आधी तस्वीरें निकाल ही ली थीं जब मैंने उसे आश्वस्त किया कि यह आग का अलार्म एक गलती थी। उसने तुरंत तस्वीरें वापस रख दी, रॉकेट पर एक नजर डाली और कमरे से बाहर निकल गई। उसके बाद से मैंने उसे नहीं देखा। इसके बाद मैंने धीरे धीरे उठकर कुछ बहाने बनाए और वहां से निकल आया। मैंने ये सुनिश्चित करने की कोशिश की कि तस्वीरें वही हैं, लेकिन तभी कोच का आदमी अंदर आ गया। वह मुझ पर नजर रखे हुए था और मैंने महसूस किया कि अब इंतजार करना बेहतर होगा। थोड़ी सी भी उतावली हमारे पूरे प्रयास को बर्बाद कर सकती थी। और अब क्या? मैंने पूछा। हमारी छानबीन वास्तव में पूरी हो चुकी है। मुझे कल राजा को कॉल करना चाहिए और तुमसे भी, अगर तुम्हें साथ आना हो तो। हम बैठक वाले कमरे में अगर उस महिला का इंतजार कर रहे होंगे तो शायद हमें वो महिला और तस्वीरें दोनों ही न मिले। यह संतोष की बात होगी अगर महाराज स्वयं उन्हें अपने हाथों से वापस लें। और तुम कॉल कब करोगे? कल सुबह 8 बजे। वो तब तक उठी ही नहीं होगी तो उस समय हमारे पास काफी खाली वक्त होगा। इसके अलावा हमें जल्दी करना चाहिए क्योंकि हो सकता है इस शादी के कारण उसके जीवन और उसकी आदतों में पूरी तरह बदलाव आ जाए और मुझे राजा से बिना किसी देरी के जल्दी ही बात करनी चाहिए। हम बेकर स्ट्रीट पहुंच गए और दरवाजे पर जाकर रुक गए। वो अपनी जेब में चाबी ढूंढ रहा था। तभी कोई राहगीर जाते हुए बोला, शुभ रात्रि मिस्टर शेरलॉक होम्स। उस समय फुटपाथ पर काफी लोग थे, मगर यह आवाज किसी पतले युवा की थी जो कोर्ट में जल्दी से गुजरता हुआ गया। मैंने ये आवाज पहले कभी सुनी है। अब मैं सोच रहा हूं यह उपद्रवी कौन होगा? होम्स ने हल्की रोशनी से भरी रोड को देखते हुए कहा। बोहेमिया के स्कैंडल, खंडतीमई। उस रात बेकर स्ट्रीट पर सोया और सुबह फिर हम टोस्ट और कॉफी में व्यस्त हो गए। जब बोहेमिया के राजा दौड़ते हुए कमरे में आए, क्या तुम्हें वो सही में मिल गए? वे शेरलॉक को कंधे से पकड़ते हुए बोले और उसके चेहरे की तरफ बड़े आतुरता से देख रहे थे। अभी तक तो नहीं, मगर तुम्हें आशा है ना? हाँ, मुझे आशा है। तो आओ, मैं वहां जाने के लिए पूरी तरह से अधीर हूँ। हमारे जाने के लिए एक कैब होनी चाहिए। नहीं, मेरा ब्रॉगहम बाहर इंतजार कर रहा है, फिर इससे मामला और आसान हो जाएगा। हम ब्रायोनी लॉन्च के लिए वहां से एक बार फिर रवाना हुए। इरेने एडलर ने शादी कर ली है, होम्स ने टिप्पणी की। शादी? कब? कल। मगर किससे? नॉर्टन नाम के एक अंग्रेजी वकील से। मगर वो उससे प्यार नहीं कर सकती। मुझे ऐसी उम्मीद है कि वो उससे प्यार करती है। और उम्मीद क्यों? क्योंकि यह मामला हमारे लिए आसान बना देगा, होम्स ने उत्तर दिया। अगर वह वास्तव में नॉर्टन से प्यार करती है तो उसे अब राजा से डरने या तस्वीरों को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं होगी। शादी का मतलब है कि उसका जीवन अब पूरी तरह से बदल चुका है और तस्वीरें उसकी प्राथमिकता नहीं रही होंगी। तुम्हें लगता है कि वह राजा को ब्लैकमेल नहीं करेगी? राजा ने अधीरता से पूछा। अगर उसने प्यार में शादी की है तो मुझे ऐसा नहीं लगता, होम्स ने कहा। शादी ने उसका दृष्टिकोण बदल दिया होगा। अब वह अपनी नई जिंदगी पर ध्यान केंद्रित करेगी। तस्वीरें उसके लिए अब सिर्फ एक पुरानी कहानी बन जाएंगी, लेकिन फिर भी हमें उन्हें सुनिश्चित रूप से हासिल करना होगा। हम ब्रायोनी लॉज पहुंचे और राजा के आग्रह पर तेजी से अंदर गए, लेकिन दरवाजे पर ही हमें एक झटका मिला। दरवाजा बंद था और घर खाली लग रहा था। एक बूढ़ी नौकरानी ने दरवाजा खोला और हमें अंदर आने दिया। मिसेज नॉर्टन कहाँ है? होम्स ने शांत स्वर में पूछा। महोदय, वह और उनके पति सुबह ही बाहर चले गए। कहाँ गए? राजा ने उत्तेजना से पूछा। मुझे नहीं पता महोदय।
वे विदेश यात्रा पर जा रहे थे, ऐसा मैंने सुना। होम्स ने राजा की ओर देखा और एक हल्की मुस्कान दी। हम देर हो चुके हैं। मगर तस्वीरें? राजा ने चिंता से पूछा। परेशान मत होइए, मैं पहले ही उस स्थान का पता लगा चुका हूं जहां वह तस्वीरें रखती थीं। आइए, हमें उनकी बाकी चीजें देखने का मौका चाहिए। होम्स ने बैठक कक्ष का दरवाजा खोला और वही पैनल देखा जहां तस्वीरें छिपाई गई थीं। उसने उसे खोला, लेकिन अंदर तस्वीर की जगह एक लिफाफा रखा था। लिफाफे पर शेरलॉक होम्स के लिए लिखा हुआ था। होम्स ने लिफाफा खोला और उसमें से एक पत्र और एक तस्वीर निकाली। पत्र में लिखा था, प्रिय मिस्टर होम्स, आपने बहुत चालाकी से योजना बनाई, लेकिन मैं भी कम चतुर नहीं हूं। मुझे पता चल गया था कि आप मुझे फंसाने की कोशिश करेंगे और मैंने अपनी सुरक्षा के लिए पहले से ही व्यवस्था कर ली थी। आप जो तस्वीर खोज रहे हैं वह अब मेरे पास नहीं है। मैंने इसे एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया है जहां कोई भी उसे नहीं पा सकता। लेकिन आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं अब मिस्टर नॉर्टन की पत्नी हूं और मेरे पास अब राजा से कुछ लेने की इच्छा नहीं है। मुझे कहा गया था कि अगर राजा ने इस काम के लिए किसी एजेंट को काम सौंपा तो वो तुम ही होंगे, और तुम्हारा पता मुझे दिया गया था। मगर सब जानते हुए भी तुमने जो तुम जानना चाहते थे वो जानकारी निकाल ही ली, और मुझे शक भी हो गया। उसके बावजूद भी मैं इतने प्रिय, दयालु, बूढ़े पादरी जैसे व्यक्ति के लिए कुछ बुरा नहीं सोच पाई। मगर तुम्हें पता है, मैंने खुद भी अभिनय की शिक्षा ग्रहण की है, तो आदमियों का भेष धारण करना मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी। मैं कई बार उसे धारण करके स्थिति का फायदा उठाती हूं। मैंने ही वॉचमैन को ऊपर तुम्हें देखने को भेजा था। मैं फिर अपने द्वारने के कपड़ों में आ गई और उसे वापस बुलाया। फिर जैसे ही तुम जा चुके थे तब निकली। खैर, मैंने तुम्हारे दरवाजे तक तुम्हारा पीछा किया, यह जानने के लिए कि आखिर क्या मैं सच में मिस्टर शेरलॉक होम्स की रुचि का मामला बनी हुई थी। और फिर मैंने ढीठ की तरह तुम्हें शुभ रात्रि कहा और फिर अपने पति से मिलने के लिए मंदिर की ओर चली गई। हम दोनों ने सोचा कि फरार होना ही सबसे सही उपाय है। जब इतने विकट विरोधी के द्वारा आप पकड़े जाओ तो तुम्हें बिल्कुल तन्हा और खाली घोंसला मिले जब तुम सुबह कॉल करो और तस्वीरों के बारे में तुम्हारे मुवक्किल के मन को शांति मिले। मैं प्यार करती हूं और प्यार पा रही हूं उनसे भी कहीं ज्यादा बेहतर आदमी से। राजा जो चाहें वो कर सकते हैं बिना किसी रुकावट या बाधा के, वो भी उस व्यक्ति की जिसके साथ उन्होंने निर्दयता पूर्वक गलत व्यवहार किया। मैंने वो तस्वीरें केवल खुद को बचाए रखने के लिए रखी हैं, एक हथियार की तरह। अगर राजा मेरे खिलाफ कोई गलत रास्ता कभी भविष्य में अपनाए तो मैं बस अपनी यह तस्वीर छोड़ कर जा रही हूं, जो शायद उन्हें रखने की इच्छा हो। और मैं अपनी जगह सुरक्षित हूं प्रिय मिस्टर शेरलॉक होम्स, बिल्कुल तुम्हारी अपनी इरेने नॉर्टन न एडलर। क्या महिला है यह, क्या महिला है। बोहेमिया के राजा बोले जब हम तीनों ने यह पत्र सुना लिया तब। मैंने नहीं कहा था कितनी तेज और तीक्ष्ण बुद्धि महिला है ये। क्या यह एक प्रशंसनीय रानी साबित नहीं होती। यह मेरे लिए शर्म की बात नहीं है कि वह मेरे स्तर से ऊपर की थी। मैंने जिस दृष्टि से देखा उसके अनुसार वह बिल्कुल ही अलग स्तर की है। महाराज, मुझे क्षमा करें कि मैं आपके कार्य को उसके सफल समापन तक नहीं ला सका। होम्स दुखित मन से कहा। इसके विपरीत मेरी प्रिय, इससे बेहतर सफल कुछ हो ही नहीं सकता था। मैं जानता हूं कि उसके शब्द पत्थर की लकीर की तरह हैं और वो तस्वीरें अब उतनी ही सुरक्षित हैं जितनी कि वो आग में ध्वस्त होने के बाद होती। राजा ने कहा। मुझे यह सुनकर खुशी हुई महाराज। मैं तुम्हारे इस कर्ज में डूबा हुआ हूं। कहो, इस बात पर तुम क्या इनाम चाहोगे। ये रिंग। राजा ने अपने हाथ से एमराल्ड की नाक वाली अंगूठी निकलकर उसके हाथ पर रख दी। महाराज, आपके पास कुछ ऐसा है जिसकी कुद्र मुझे इससे भी कहीं ज्यादा है। होम्स ने कहा। ठीक है, मगर तुम्हें उसका नाम लेना होगा। यह तस्वीर। राजा ने उसकी तरफ आश्चर्यचकित होकर देखा। इरेने की तस्वीर। बिल्कुल, अगर तुम रखना चाहो तो। वह बोला। महाराज, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। अब इस मामले में कुछ और करने को शेष नहीं रहा है। मुझे आपको एक नए और मंगलमय दिन की शुभकामनाएं देने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। वह झुका और राजा के बढ़ाए हुए हाथ को देखे बिना ही वहां से मुड़कर वह मेरे साथ चैम्बर तक पहुंच गया। और इस तरह से वह महान प्रकरण की धमकी जिसने बोहेमिया के राज्य को प्रभावित किया था, उसी तरह से मिस्टर शेरलॉक होम्स की सबसे अच्छी योजना ने महिला की बुद्धि को सही रास्ते पर ला दिया। वह महिलाओं को चतुराई की मजाक उड़ाया करता था, मगर इसके बाद मैंने कभी उसे ऐसा करते नहीं पाया। और जब वह इरेन एडलर के बारे में बात करता या उसकी तस्वीर दिखाते हुए जिक्र करता, तब हमेशा एक सम्माननीय शीर्षक द वीमेन के साथ उसे संबोधित करता। तो ये थी अ स्कैंडल इन बोहेमिया की कहानी, जहां इरेने एडलर ने अपनी बुद्धिमानी से शेरलॉक होम्स को चकमा देकर साबित कर दिया कि वो द वुमन क्यों कहलाती है। इस कहानी ने न सिर्फ होम्स के लिए बल्कि हमारे लिए भी एक यादगार सबक छोड़ा। कभी कभी दिमाग की लड़ाई में जीतने के लिए चालाकी और हिम्मत सबसे बड़े हथियार होते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप शेरलॉक होम्स की ऐसी और रोमांचक कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और शानदार कहानी के साथ। Till then, thank you and have a nice time.